हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को हमने देखा था। फिर हमने आईडीई को देखा था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। फिर हमने देखा टेक्स्ट एडिटर क्या चीज़ होती है। फिर हमने कंपाइलर को डिस्कस किया था, किस तरह से वो आपका हाई लेवल कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये तमाम टॉपिक्स पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट मूव ऑन करने जा रहे हैं वो हमारा है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। अब हम प्रोग्रामिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब हम सी लैंग्वेज का आगाज़ करने जा रहे हैं। प्रॉपर सी लैंग्वेज को आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ा वो टूल जो कि हमें हेल्प करता है एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, रन करने में, डीबग करने में। अब हम जा रहे हैं कि वो प्रोग्राम जो कि हमने डीबग करना है, एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, उसको लिखना किस तरह से है, उसकी क्या क्या जो उसके रूल्स हैं, किस तरह से फॉलो करने हैं, किस तरह से कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है, वो तमाम चीज़ें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थारोली। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो देखें, प्रोग्रामिंग बेसिक्स टॉपिक आपका। प्रोग्रामिंग बेसिक्स मीन्स कि आपने प्रोग्रामिंग की बेसिक्स का आगाज़ करना है। मीन्स कि आपने प्रोग्रामिंग को शुरू किस तरह से करना है, वो चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे। देखें, दुनिया में कोई भी लैंग्वेज है, चाहे आप इंग्लिश बोलते हैं, चाहे आप हिंदी बोलते हैं, चाहे आप उर्दू बोलते हैं, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है तो उसको लिखने का कोई तरीका होता है। ऐसे नहीं मुँह उठा के आप लिख सकते मैं खाता जा रहा था हूँ, इस तरह नहीं हो सकता, बल्कि एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। देखिए किस तरह से। अब देखिए, दुनिया की सारी लैंग्वेजेस के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। सेट ऑफ रूल्स को कोई भी लैंग्वेज लिखते हुए, क्लियर। और इसको बोलते हैं, जब आप कोई भी लैंग्वेज लिख रहे हैं और सेट ऑफ रूल्स को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। मीन्स के सिंटैक्स का मतलब है कोई भी लैंग्वेज जब आप लिखने जा रहे हैं तो उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना क्या होता है? सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स आपको क्लियर हो गया। अब देखें, अगर मैं इंग्लिश में समझाऊँ आपको, मीन्स के एक इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक सिंटैक्स क्या है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये तो इन तीन चीज़ें मिलेंगी तब ही जाके क्या बनेगा? सेंटेंस। क्या बनेगा? एक इंग्लिश का सेंटेंस बनता है। तो एक एग्जांपल लें, अगर आई ईट मैंगो फॉर एग्जांपल, तो देखें इसके अंदर ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जब तक आपकी ये तीन चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो आपका एक सेंटेंस इंग्लिश का नहीं बन सकता। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। मींस के जब आप सी प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट दैट रूल्स योर प्रोग्राम कैन नॉट बी कंप्लीट। क्लियर। तो अब आगे जाते हैं। ये हमें समझ आ गया सिंटैक्स क्या चीज़ होती है। बेसिकली यहाँ हम सिंटैक्स को समझ रहे थे। अब हम आगे जा रहे हैं रिजर्व्ड कीवर्ड। तो रिजर्व्ड कीवर्ड कौन से कीवर्ड है? देखिए बच्चे, रिजर्व्ड का मतलब है कि मखसूस हो जाना, मीन के वो रिजर्व्ड हो गए हैं। उनके अलावा जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व्ड कीवर्ड एक स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे। क्लियर। मीन्स के कंप्यूटर की जो भी हम लैंग्वेज लिखने जा रहे हैं उसके अंदर स्पेशल पर्पज़ के लिए कुछ वर्ड रिजर्व्ड हो जाते हैं। क्लियर। मीन्स के वो कंपाइलर को ऑलरेडी पता होते हैं, प्री डिफाइंड इन कंपाइलर होते हैं। क्या होते हैं? प्री डिफाइंड होते हैं कंपाइलर के अंदर। क्लियर। इन कंपाइलर जब भी आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे तो उनका एक ही मकसद होगा। ये नहीं है कि एक टाइम में अगर उस कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं वो कीवर्ड आपके लिए और काम कर रहा है, नेक्स्ट टाइम जब उसी कीवर्ड को यूज़ करने जा रहे हैं तब वो कीवर्ड कोई और काम कर रहा है। इस तरह नहीं होगा, बल्कि ज़िंदगी में कभी भी उस कीवर्ड को मरते दम तक इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा? हमारा वही काम करेगा जिसके लिए वो मखसूस किया जा चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कीवर्ड है सी का प्रिंट एफ। क्या करता है कि स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करता है। अब आप उसको सिर्फ मैसेज प्रिंट करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं पूरी ज़िंदगी। ये नहीं कर सकते कि एक दिन वो मैसेज प्रिंट कर रहा है, अगले दिन वो कह रहा है कि मैसेज हमें दो। तो इस तरह नहीं होगा, बल्कि वो हमेशा यूज़ होगा प्रिंटिंग के लिए। देखें, आप प्रिंटर यूज़ करते हैं
प्रिंट पे क्लिक करते हैं, क्या वो आपको हार्ड कॉपी बाहर निकाल के देता है? इसी तरह होता है ना, कभी देखा कि आपने प्रिंटर पे क्लिक किया हो और उसने स्कैनिंग करना शुरू कर दी हो? नहीं होता है इस तरह, बल्कि जिस पर्पज़ के लिए वो बटन डिज़ाइन किया गया प्रिंट का, हमेशा वही काम करेगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको रिज़र्व कर दिया गया, वो हमेशा वही काम ही करते हैं। आप देखें इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं आपके पास। इसकी एग्जांपल इंट ले लें। इंट क्या करता है? इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। फ्लोट ले लें। फ्लोट क्या करता है? डेसिमल वाली वैल्यूज़ लेता है। करैक्टर ले लें। चार क्या करता है? करैक्टर। और ये प्रिंट एफ, ये क्या करता है? मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है या आउटपुट प्रिंट करने के लिए। स्कैन एफ, ये किस लिए होता है? इनपुट के लिए होता है। क्लियर? आगे भी बहुत सारे हैं आपके पास। शॉर्ट है। शॉर्ट क्या होता है? ये बिल्कुल इंट की तरह काम करता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेता है। लॉन्ग होता है, लॉन्ग उससे भी बड़ी वैल्यू लेता है। क्लियर? और आपके पास नेक्स्ट साइज़ ऑफ भी एक कीवर्ड है। तो इस तरह के हज़ारों तो नहीं है, खैर सैकड़ों कीवर्ड्स हैं, सैकड़ों कह सकते हैं। क्लियर? बहुत सारे इस तरह के कीवर्ड हैं जिनको रिज़र्व किया गया है प्रोग्राम कंपाइलर की तरफ से ऑलरेडी। किसी भी लैंग्वेज का जब आप कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी सेव होता है उनका पर्पस, उनका नाम, बस आपने उनको इंक्लूड करना होता है। इंक्लूड भी आगे जाके देखते हैं किस तरह से क्या होता है, और उनको यूज़ करते हैं और अपना स्पेशल फंक्शनैलिटी जो भी है वो उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये होते हैं आपके स्पेशल कीवर्ड में, इनके रिजर्व्ड कीवर्ड्स। क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाए ज़रा। अब आपकी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है? सी प्रोग्राम आपने एक लिखा, एक प्रोग्राम राइट किया कंपाइलर के अंदर, टेक्स्ट एडिटर के अंदर। अब उसके कितने सेक्शन होते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। तो प्रोग्राम के हमेशा 3 सेक्शन होते हैं। एक उसका होता है हेडर सेक्शन, लिंक सेक्शन भी बोलते हैं इसको हेडर सेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन, तो इसको हेडर सेक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? इसके अंदर आप ऐसी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर आपके जो फंक्शनैलिटीज़ हैं ये प्री डिफाइंड होती हैं। क्लियर? लाइक इसकी हम अब इसको अगर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ तो मैं stdio.h को यूज़ करूँगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके अंदर क्या है कि तमाम चीज़ें ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं पड़ी, जितने भी रिजल्ट कीवर्ड हैं आपके ये प्री डिफाइंड है stdio.h में। और दूसरी तरह की फिर उसके साथ और भी हेडर फाइल्स बहुत सारी बेपनाह हेडर फाइल्स हैं, math.h है, physics.h है। तो उससे क्या होता है? मैथ के जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, पाई की वैल्यू है आपके पास, ओमेगा की वैल्यू है फिज़िक्स के अंदर, तो वो क्या है कि उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर होती हैं, आपको खुद से नहीं देनी पड़ती। क्लियर? तो ये होता है हेडर सेक्शन। ये शुरू हमेशा होगा हैश इंक्लूड से। कहाँ से शुरू होगा? हैश इंक्लूड। यहाँ लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड से शुरू होगा। उसके बाद आप उसको हेडर फाइल को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो भी हेडर फाइल लगाने लगे हैं। ये हिस्सा कॉमन होगा, ये सारा हिस्सा कॉमन होगा। बस यहाँ पे जो हेडर फाइल आएगी ना, जो इंक्लूड करने जा रहे हैं आप इस हर प्रोग्राम में stdio.h तो ज़रूर आएगी, क्योंकि आप इनपुट भी ले रहे होंगे और आउटपुट भी। ये प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ तो यूज़ होंगे ना, तो इसलिए ये तो लाजमी है। बाकी कोई और हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन क्या होता है? वो सेक्शन जहाँ पे आप बताते हैं कि आप किस तरह की वैल्यूज़ लेने जा रहे हैं। तो हमारे पास वाइड मेन भी होता है, इंट मेन भी होता है। कौन कौन से मेन होते हैं? वाइड मेन, इंट मेन। ये बिल्कुल हेडर फाइल के नीचे होता है। ये बताता है कि आपके इस प्रोग्राम में किस तरह की वैल्यूज़ होंगी। अब वाइड मेन जो है ये आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और इंट मेन क्या है? इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। आपका करैक्टर मेन भी हो सकता है, आपको करैक्टर टाइप की वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। 4 मेन बोलेंगे उसको, ठीक है? तो क्या होता है कि मेन सेक्शन बिल्कुल हेडर फाइल के नीचे होता है। उसके नीचे होती है बॉडी। बॉडी के अंदर क्या होता है? आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं आपने एग्जीक्यूट करनी है। बॉडी के अंदर क्या होती हैं? ऑल स्टेटमेंट्स जो आपने एग्जीक्यूट करनी है। मीन्स कि आपका पूरा प्रोग्राम बॉडी के अंदर लिखा होता है। यहाँ से आप स्टार्टअप लेते हैं, उसके बाद आप मेन सेक्शन बनाते हैं, नेक्स्ट आपकी बॉडी स्टार्ट होती है। अब आपकी सारी प्रोग्रामिंग जितनी भी होगी वो कहाँ होगी? बॉडी के अंदर। नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स होती हैं, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स। क्लियर? ये होती हैं आपकी बॉडी सेक्शन के अंदर। तो देखें ज़रा, आपका सी प्रोग्राम 3 सेक्शन पे होते हैं, लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन भी बोल सकते हैं, मेन सेक्शन और बॉडी सेक्शन। हेडर सेक्शन के अंदर हेडर फाइल्स होती हैं,
और मेन के अंदर आपका मेन बताते हैं, और बॉडी के अंदर क्या है आपकी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स होती हैं, जितनी भी सारा लॉजिक होता है मेन के। आप इसको बोल सकते हैं जो हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारा सारा लॉजिक होगा। क्या होगा? लॉजिक। क्लियर? आपका सारा लॉजिक बॉडी के अंदर होगा। तो नेक्स्ट आपका जो है वो पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। अब देखिए सी प्रोग्राम में कमेंट से क्या मुराद है? कमेंट्स यूजुअली आप जब यूज़ करते हैं कमेंट का वर्ड, तो क्या होता है कि आप किसी के ऊपर कोई लाइन पास कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कमेंट पास करना। ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी प्रोग्राम के अंदर अगर किसी को लाइन पास कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे कि आप कमेंट पास कर रहे हैं। तो कमेंट का बेसिकली हमने देखें पर्पस लिखा हुआ है। पर्पस क्या होता है? कमेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इन फ्यूचर वही प्रोग्राम हमने जब दोबारा देखना है तो क्या हो कि हमें, जब हम दोबारा उसी प्रोग्राम को इन फ्यूचर देखें तो हमें समझ आ जाए कि हमारे इसके अंदर कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया था। उसको समझने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट का। क्लियर? और दूसरा पर्पज़ ये है कि अगर आप खुद ओपन नहीं करना उस प्रोग्राम को और कोई और प्रोग्रामर आके उसको फाइल को ओपन करता है तो उसको समझ आ जाना चाहिए कि इस जगह पे ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म की गई है। आप जस्ट ऊपर लिख देते हैं कि आई यूज़ दिस फंक्शनैलिटी इन दिस प्रोग्राम, नीचे उसका सारा कोड लिखा होता है। अब उसको समझ आ जाएगी, जो नेक्स्ट प्रोग्रामर आएगा जैसी फाइल वो ओपन करेगा उसे समझ आ जाएगी कि ये बंदा कहना चाह रहा है कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की हुई है। क्लियर? अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा कि आई यूज़ दिस कोड टू प्रिंट पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? और आपने इसको कर दिया कमेंट। क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम के अंदर। कमेंट कभी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कमेंट वैसे के वैसे लिखा रहता है, बस उसका पर्पज़ होता है कि गाइड करना। क्लियर? अब इसके नीचे आपका जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके इसके नीचे लिखा हुआ था प्रिंट एफ और उसके अंदर लिखा हुआ था पाकिस्तान। क्लियर? अब ये आपकी ये लाइन तो एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन, लेकिन ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये आपका क्या है? कमेंट है। अब कमेंट को लिखने का भी तो कोई तरीका होगा। ऐसे तो नहीं हम ये लाइन लिख देंगे और हमारा कमेंट हो गया, इस तरह नहीं होता। बल्कि आपका जो कंपाइलर है वो क्या करता है? लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन करता है। उसने इसे एग्जीक्यूट करना है, हर सूरत करना है। लेकिन हमने कहा था कि ये एग्जीक्यूट नहीं होता। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ गई कि हम कह रहे हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन आप कह रहे हैं कि कंपाइलर ने एग्जीक्यूट करना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करनी है। तो उसका तरीका क्या होता है? इसका कुछ तरीक़ाकार होता है, सिंटैक्स होता है कमेंट को लिखने का। सिंटैक्स क्या होता है? अगर आप इससे पहले एक डबल स्लैश लगा देंगे, फॉरवर्ड स्लैश, इस तरह की डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, अब आपका सिस्टम समझ जाएगा कि ये आपने कमेंट लिखा हुआ। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही कंपाइलर आएगा देखेगा डबल स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, वो उसको कंपाइल नहीं करेगा बल्कि अगली लाइन पे मूव कर जाएगा। क्लियर? तो ये तरीका होता है कमेंट लिखने का। अब कमेंट दो तरह के होते हैं, या फिर सिंगल लाइन कमेंट होगा या फिर मल्टी लाइन। मीन कि अगर इसकी बहुत सारी लाइन्स हैं, आई यूज दिस कोड टू प्रिंट पाकिस्तान एंड द नेक्स्ट वन कोड इज़ यूज फॉर फलां फलां फलां, जो भी है, तो मल्टी लाइन्स होगी। मीन्स कि एक लाइन से बढ़ गया आपको कमेंट। तो अब क्या करेंगे? अब आप जब फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, जब ज़्यादा लाइंस के कमेंट्स हैं तो क्या होगा कि आपकी फॉरवर्ड स्लैश काम नहीं करेंगी। जब दूसरी लाइन में जाएगा तो ये काम करना छोड़ देगा। ये बल्कि क्या करेगा? सिर्फ पहली लाइन को कमेंट कर देगा, अगली लाइन को नहीं करेगा। तो उसका तरीका ये होता है कि आप लाइन शुरू होने से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश दें, उसके साथ स्टेरिक लगाएं, आगे जितनी भी लाइंस हैं कमेंट में शामिल हैं उनके जैसे ख़त्म हो आगे एक स्टेरिक लगाएं और फिर एक फॉरवर्ड स्लैश दे दें। क्लियर? अब इसके अंदर जो कुछ लिखा होगा फिर सिस्टम समझ जाएगा कि ये मल्टी लाइन कमेंट है। क्लियर? तो ये था आपका कमेंट। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि ये कमेंट्स काम किस तरह से करते हैं। एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, पहले विदाउट फॉरवर्ड स्लैश एग्जीक्यूट करेंगे, फिर देखेंगे कि वो एरर दे रहा है, फिर हम मूव करेंगे उसके ऊपर लगाएंगे डबल स्लैश, फिर देखेंगे किस तरह से वो जो हमारी लाइन लिखी थी कमेंट में चेंज हो गई। उसके बाद फिर मल्टी लाइन कमेंट भी बनाएंगे और उसके ऊपर ये टेस्टिंग भी करते हैं। चलें जी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से अपना आईडी ओपन कर लेते हैं। आईडी मेरे पास जो डेव C++ है
आप डेव सी प्लस प्लस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम कंट्रोल+N प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट एडिटर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, लिख लेते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम सॉरी stdio.h। तो ये हमने लिख लिया है। उसके बाद हम यहाँ से वाइड मेन का स्टार्ट करते हैं। वाइड मेन इसको लिख लेते हैं और यहाँ से करली ब्रेसेस इसको दे देते हैं। अब देखें, जो हमने डिस्कस किया था उस टाइम के प्रोग्राम के 3 सेक्शंस होते हैं, तो वो आपके 3 सेक्शन यहाँ पे क्लियर हैं। देखें, ये आपका हेडर सेक्शन है जिसके अंदर हमने बोला था कि कंपाइलर में ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस लिखी जा चुकी होती हैं कि जो जो फंक्शनलिटीज़ आप यूज़ करने जा रहे हैं प्रोग्राम के अंदर वो आपकी हैश हेडर के अंदर हैश इंक्लूड के अंदर सेव होती हैं। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट io.h यूज़ किया। ये जो आपका stdio.h लिखा है स्टैंडर्ड इनपुट io.h है। तो इसका मकसद ये होता है कि आप प्रिंट एफ जो हमने रिजर्व्ड कीवर्ड पढ़े थे, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इंट, फ्लोट, चार, सब कुछ इसके अंदर स्टोर है इन्फॉर्मेशन, ये वहीं से इसको डायरेक्ट फैच करेगा। अगर हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट एफ मैं यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पाकिस्तान प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पे, कैपिटल पाकिस्तान, और सेमी कॉलन से टर्मिनेशन करते होते हैं। तो ये हमारा अब लिखा जा चुका है। ये इसको समझ आ जाएगी कि ये प्रिंट एफ जो है, ये वाला प्रिंट एफ, ये ऑलरेडी हमारे कंपाइलर के अंदर स्टोर पड़ा हुआ है प्रिंट एफ। तो ये कहाँ पड़ा हुआ, कहाँ पे, इस फाइल के अंदर, हेडर फाइल के अंदर जो हमने इंक्लूड की, हैश इंक्लूड stdio.h। क्लियर। तो ये हमारी होते हैं हेडर सेक्शन। क्लियर। अब देखिए, ये जो वाइड मेन है ये हमारा मेन, जो हमने वाइड मेन, इंट मेन, चार मेन डिस्कस किए थे, तो ये हमारे मेन फंक्शन का आगाज़ होता है। उसके बाद ये जो करली ब्रेसेस हैं, करली ब्रेसेस, ये सारी हमारी बॉडी होती है, ये हमारी बॉडी है। अब मैं इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखूं ये हमारी बॉडी के अंदर आएंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ आई यूज दिस स्टेटमेंट टू प्रिंट पाकिस्तान ऑन स्क्रीन, पाकिस्तान ऑन स्क्रीन। अब देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, आई यूज दिस स्टेटमेंट टू प्रिंट पाकिस्तान ऑन स्क्रीन। क्लियर। तो अब ये स्टेटमेंट भी मेरी बॉडी में लिखी हुई है और नीचे वाली स्टेटमेंट भी मेरी बॉडी में लिखी हुई है। मींस कि जितनी भी स्टेटमेंट हम प्रोग्राम में लिखते हैं हमारी बॉडी में लिखी जाती हैं। तो ये थी 3 सेक्शन जो हमने डिस्कस किए। तो रिजर्व्ड कीवर्ड भी हमने डिस्कस किए, तो ये हमारा प्रिंट एफ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। हेडर सेक्शन डिस्कस किया, ये आपका हेडर सेक्शन है। अब आ जाते हैं कमेंट के ऊपर। तो देखिए, हमने बोला था कि अगर हम प्रोग्राम के अंदर कुछ भी लाइन लिख देते हैं समझने के लिए, देखिए अब यहाँ पे आई यूज दिस स्टेटमेंट टू प्रिंट पाकिस्तान और ऑन स्क्रीन, ये जो स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया है ये बेसिकली मेरी एक स्टेटमेंट है, ये मैंने समझने के लिए, अपने समझने के लिए इस्तेमाल किया है। और मैंने बोला था कि अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको एरर देगा, ऐसे बोला था। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंपाइल एंड रन करें। देखिए कह रहे सेव करें अपना प्रोग्राम, तो इसको पाकिस्तान के नाम से सेव कर लेते हैं। अब सेव कहाँ करना है, डेस्कटॉप के ऊपर नीचे देखें इसको फाइल कौन सी देनी है, हमने सी फाइल बनाई है तो सी देंगे और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा सेव हो चुका हुआ है। क्लियर। अब देखें यहाँ पे एरर आ गया आपके पास सामने, वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने क्या यूज़ किया हुआ है, कहाँ इसको टर्मिनेट किया हुआ है, कैसे यूज़ किया हुआ है, ये मेरी समझ से बालातर है। तो हमने बोला था जब इसकी समझ से बालातर होगा, क्योंकि हमने कमेंट यूज़ किया है, कमेंट का तरीका इस्तेमाल नहीं किया। कमेंट का तरीका क्या था कि हम इसको डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश दें। अब जैसे ही देखें डबल फॉरवर्ड स्लैश मैंने दिया तो स्क्रीन के ऊपर इसका जो कलर है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया, इसका कलर ब्लू हो गया। तो अब देखें इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट आते हैं, कंपाइल एंड रन पर क्लिक करते हैं, तो देखें अब 0 एरर फाउंड, 0 वार्निंग, 0 एरर, स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका हुआ है पाकिस्तान। क्लियर। तो ये है आपका सिंगल लाइन कमेंट करने का तरीका। अब ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा बल्कि एज ए कमेंट यूज़ हो रहा है, आपको बता रहा है कि आपने ये किस लिए यूज़ किया। जब हमने बोला था कि मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करेंगे, अब मैं मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक और कमेंट है, ये मेरा एक और कमेंट है, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, तो ये मेरा एक और कमेंट है और ये मेरा एक और कमेंट है। क्लियर। यहाँ पे एक सेमीकोलन आ गया, इसको हटा देते हैं और नीचे भी यहाँ पे भी एक कमेंट पास कर देते हैं। क्लियर। अब देखें ये सारे के सारे आपके एरर आएंगे, कंपाइल करें इसको, देखें ये एरर आ गया, आप ऊपर एरर नीचे एरर, सारे के सारे एरर नीचे मेंशन हुए हैं। इसको दूर करने का तरीका ये, या तो फिर सारों के साथ डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएं। क्लियर। नहीं तो हमने एक और तरीका पढ़ा था कि हम अगर मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करने जा रहे हैं, हम फॉरवर्ड स्लैश दे के एक स्टैरिक लगा दें और जहाँ पे ख़त्म करना है वहाँ पे एक स्टैरिक लगा के फॉरवर्ड स्लैश दे दें, तो ये समझ जाएगा कि ये कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट है।
तो इस तरह से अब कंपाइल एंड रन करें, देखें आपका प्रोग्राम रन हो गया। तो इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो ये था छोटा सा टॉपिक।